तो दोस्तों देखें, आज विद प्रूफ, विद डिमांड्स, और क्या हम कर सकते हैं, एसएससी को क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के साथ में आया हूं आपके बीच। और कौन क्या कर रहा है उसके बारे में सब कुछ लेकर आया हूं आपके बीच। पहले ये देखें, जो हम बात कर रहे हैं दोबारा से, जो हमने कल बात की फिर वही बात कर रहे हैं कि एसएससी स्कैम 2024, भाई जो स्कैम हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर बातें होंगी कि क्या हुआ, कल आपको और बताया, मैं आज और बताऊंगा भाई क्या क्या बेसिकली हुआ है, क्या चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी और हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं छोटी सी चीज के बारे में कि जो आज सुबह 11 बजे हम लोगों ने की, बट हमने ट्विटर पर कैंपेन चलाया सुबह 11 बजे, और आप लोगों की हेल्प से बेटा ये कैंपेन ट्रेंडिंग में रहा भाई। नंबर 1, 2 और 3 ट्रेंडिंग किया इसने। हैशटैग एसएससी स्टॉप स्कैम, हैशटैग एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, हैशटैग _सुधार_ करो। इस हिसाब से हमने बेटा 11 बजे चलाया। तो आप सभी बच्चों का, जो विद्यार्थी हैं, सभी टीचर्स का जिन्होंने ये काम किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। ठीक है भाई, तो अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की बेटा। तो एक टीचर ये कहते हैं कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है और हमारे जो कंपटीशन वो इंजीनियर्स आ गए हैं, इसलिए कट ऑफ आई गई है। ये तो बड़ा ही एक वाहियात बयान कह सकते हैं इसको कि बीटेक वाले बच्चे यहां पर आ रहे हैं इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है। बेटा यूपीएससी कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ रही भाई यूपीएससी में तो बच्चे जा रहे हैं, नीट वाले, आईआईटी वाले बच्चे जा रहे हैं वहां। तो भाई आईआईटी वाले बच्चों में दिमाग बीटेक वालों से ज्यादा होता है ना, तो वहां की कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ गई? क्या आईआईटी वाले पढ़ नहीं रहे हैं? चलो यहां पर यदि ये मान लेते यूपीएससी ने एग्जाम के लेवल को मेंटेन किया, तो एसएससी क्यों नहीं कर पाई? क्या एसएससी का दायित्व नहीं है को एग्जाम के लेवल को मेंटेन करे और एक कट ऑफ को मेंटेन रखे? आप कट ऑफ 153 पहुंचा देते हो, कल को 170 जाएगी, फिर 200 जाएगी, बच्चा क्या करेगा? और मैं कह दूं यहां बैठ करके 200 नंबर ले आएंगे, अरे कोई नहीं ला सकता। और आप कहते हो कि आपने ऑनलाइन अच्छा कंटेंट दिया इसलिए बच्चे पास हो गए। कंटेंट आपने पुष्पा का दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, उससे बच्चे पास होंगे। फिर आप कहते हो कि हमने सेलेक्ट कराए बच्चे। भाई मैथ का यदि बात कर लूं तो मैथ के केवल बेटा मैं थोड़ी सी बात कर लूं आपसे, तो मैथ के प्री में 25 क्वेश्चन आते और मेंस में 30 क्वेश्चन आते। क्या इनसे बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा क्या? इंग्लिश जीएस रीजनिंग नहीं आती उसमें? इंग्लिश जीएस रीजनिंग यहां भी 25 आते हैं, यहां पर बेटा रीजनिंग के 30, इंग्लिश के 45 आते हैं और जीएस के 25 क्वेश्चन। तो ये टीचर क्या कर रहे हैं? ये गुइयां छिल रहे हैं बैठ करके। केवल आप ही के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, केवल आप ही सिलेक्शन दे रहे हो, तो और टीचर्स रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाले क्या कर रहे हैं? वो तो आके नहीं कह रहे कि सिलेक्शन हमने दिया है। तो इस बात को, जो बात यह है कि एसएससी ने स्कैम किया है, उस बात के चक्कर में आप उसको कहीं और ही लेके जा रहे हो। ये लड़ाई कोई टीचर्स वर्सेस टीचर्स नहीं है, ये लड़ाई है एस्पिरेंट्स वर्सेस एसएससी। जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ है, एक बच्चा मुझसे आके बोल रहा है कि सर मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, मेरे 147 नंबर आए हैं और कट ऑफ 148 गई है, उससे क्या जवाब दूं फिर मैं कि पढ़ाई मत कर, बैठ जा, घर पे बैठ जा भाई। ऐसे कितने बच्चे जिनके 190 नंबर आ गए? हमारे सेंटर में मैक्सिमम नंबर 165 170 नंबर आए। तो कल को यदि 70 कट ऑफ जाएगी तो कैसे पास करेंगे भाई? फिर कहते हैं सर कोई बात नहीं, छोटा मोटा स्कैम चलता है। छोटा मोटा स्कैम नहीं है ये भाई। जिस बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया उससे पूछो, उसे 1 साल समय बर्बाद नहीं हो, केवल घर से जो प्रेशर था उसे फिर हैंडल करना है, बेरोजगारी का प्रेशर हैंडल करना है, उसे पढ़ना भी है। और वो बच्चा जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसका क्या कर लोगे तुम? अब अभी भी केवल अपने कोर्स बेचने पर, अपनी बुक्स पर, अपने यूट्यूब लिंक पर, इन पर ध्यान है केवल। अभी भी एसएससी से बात केवल बच्चों के लिए नहीं हो पा रही है। टीचर्स वर्सेस टीचर्स इस लड़ाई को लाके रख दिया है। यदि मैं कट ऑफ की बात करूं थोड़ी सी, तो आप मुझे यह बता दें, क्या सारे जो इंजीनियर थे वो केवल जनरल में थे क्या भाई? कि कट ऑफ जनरल की बढ़ी है केवल? भाई ओबीसी की तो उतनी है, ओबीसी वालों की भाई, ईडब्ल्यूएस की उतनी है, एससी की भी उतनी है और एसटी की कम और हो गई है। तो जो सारे इंजीनियर्स थे क्या वो जनरल कैटेगरी से?
ये बड़ा ही बेतुका बयान है, इस बयान का कोई यहां पर कोई औचित्य नहीं था। तो यानी कि ये समझे कि पेपर का लेवल बहुत इजी आया या आपके बच्चे बहुत होशियार थे, उससे मतलब नहीं है। यदि पेपर का लेवल बहुत इजी आया था तो फिर एसएससी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि एसएससी एग्जाम के लेवल को मेंटेन करे। अब एसएससी ये कहे, चेयरमैन ये कह दे भाई हमें बताओ क्या करना है। अब मैं तुम्हारा भाई लग रहा हूं क्या, तुम्हें बताऊंगा क्या करना है? ये तुम्हें सोचना ना क्या करना है। स्कैम तुम कर देते हो और उसका उपाय हम बताएं। अब चलो उपाय बता देता हूं आपके लिए, उपाय क्या करना है, उपाय सुन लो, उपाय भी सुन लो बेटा। उपाय ये है, पहला है रोल नंबर इशू। कि रोल नंबर का इशू है ना, तो सबसे पहले आप ये काम करो। सॉल्यूशन इसका क्या है कि आप क्लेरिफिकेशन दें, एसएससी दे और मार्क्स सबके पब्लिक करो। ये लो पहला सॉल्यूशन। भाई इशू ये चल रहा है कि लगातार 10 बच्चे सेलेक्ट कैसे हो गए, 15 बच्चे कैसे हो गए। तो एसएससी हमें एकदम क्लेरिफिकेशन दे, उनके मार्क्स पब्लिक करे, रोल नंबर दे, हमारे लिए सब कुछ दे, उनका डाटा, हाँ 3 साल का डाटा दे हमारे लिए। पहले ये काम करे। और आपने कहा सर और क्या है बेटा? सेकंड बात करें नॉर्मलाइजेशन। अरे इसकी मैं बात कर लूं बेटा, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे। जो खान सर हैं पटना वाले, जो बीपीएससी के लिए बैठे हुए बेटा, वो खान सर किस मुद्दे में बैठे हुए हैं? वो यही मुद्दा है, क्योंकि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को बेटा लीगल किया जा रहा है कि ये होगा बीपीएससी में। बेटा ये एक फ्रॉड है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये फ्रॉड का एक तरीका है। पहले यदि आप मान लीजिए, आप पहले बेटा क्या करते थे, जुआ खेलते थे। सिंपल सी बात समझे, पहले आप जुआ खेल रहे थे तो घर वालों ने आपको मारा, आपको जुआरी कहा। अब सरकार ने एमपीएल, लूडो, रमी और पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म चला दिए। अब ये जो जुआ है वो लीगल हो गया। तो ये जुआ क्या है? ये नॉर्मलाइजेशन वही तो है, ये बिल्कुल है। भाई आप समझें कि आप किसी बच्चे का अपने नंबर बढ़ा दिए, तो कोई पैटर्न बताएं आप किस पैटर्न में नंबर बढ़ाए हैं। क्योंकि इस शिफ्ट का इजी पेपर आया था, किस पैमाने से आपने माना इजी है कि हार्ड है? तो नॉर्मलाइजेशन एकदम बहुत बड़ा स्कैम है, और ये स्कैम है बिल्कुल, और इसके खिलाफ आवाज उठेगी। और जो बिहार में जो खान सर हैं जो आवाज उठा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो इसी के खिलाफ उठा रहे थे कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन ना हो। और समझे क्या करना है भाई, इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं दे रहा हूं। भाई शिफ्ट को कम कर दो। आपके पेपर 2 महीने चल रहे हैं, 2 महीने पेपर चल रहे हैं, और आप चाहते हो कि चीटिंग नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। आप लेवल को मेंटेन करो। भाई जो शिफ्ट में आपने शिफ्ट 1 में जो लेवल दिया, वही शिफ्ट 2 में दो ना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो पेपर क्यों बना रहे हो फिर? भाई सबसे बड़ी कंपनी जो टीसीएस है, वही एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, और जब टीसीएस नहीं करा पा रही है तो फिर कौन कराएगा? मैं कराऊंगा क्या एग्जाम? तुम 25 क्वेश्चन सही से नहीं बना पाते तो ये कंपनी किस काम की फिर? इसका मतलब क्या है कि धोखा यहां पे हो रहा है टीसीएस में। एक बड़ी कंपनी जो एग्जाम पेपर कंडक्ट करा रही है, तो क्या वो 25 क्वेश्चन सही नहीं बना सकती? क्या वो लेवल मेंटेन नहीं कर पा रही है? तो सबसे पहला क्या है कि इसको रोकने के लिए बेटा आपको लेस शिफ्ट, कम शिफ्ट होनी चाहिए, और आपको लेवल को मेंटेन करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा। इजी पेपर, सबसे बड़ा ये बात है कि सर इजी पेपर आ रहा है। अरे तो इजी पेपर आ रहा है तो मेरे भाई, तो सभी के लिए इजी होना चाहिए ना। इसका लेवल आप मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे भाई? समझे, यूपीएससी में आज 100 बच्चों ने पेपर दिया, कल 200 दे रहे हैं, उसमें 150 बच्चे आईआईटी और नीट वाले हैं। तो यूपीएससी कट ऑफ बढ़ गई क्या? यूपीएससी कट ऑफ तो वही रहती है। तो कट ऑफ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएससी की नहीं है। फालतू बयानबाजी करते हो कि इंजीनियर आ गए इसलिए कट ऑफ बढ़ गई, बच्चे पढ़ने ज्यादा इसलिए बढ़ गई, बच्चे लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा बैठते इसलिए बढ़ गई। बच्चे लाइब्रेरी में बैठते ना, आज सच सुन लो, 80% वाईफाई चलाने के लिए बैठ रहे हैं। तो इसका ही बहाना मत मारो। कि यहां पे हो रहा है। और एक और बात देखें, सेम सिलेबस सेम लेवल। भाई आप यदि एमटीएस के लिए कर रहे हो, आप सीएचएसएल के लिए कर रहे हो, आप सीजीएल दे रहे हो, आप स्टेनो दे रहे हो, चलो स्टेनो मैथ नहीं आती हटा देते हैं, आप जीडी दे रहे हो, सभी का सिलेबस सेम है। जब एग्जाम्स के लेवल अलग अलग हैं, आप यहां से हवलदार बनते हो, यहां से आप क्लर्क बन रहे हो, यहां से आप इंस्पेक्टर बन रहे हो, यहां से आप वो बन रहे हो, आर्मी में जा रहे हो,
तो एग्जाम के लेवल सभी की पोस्ट अलग है, तो एग्जाम भी तो अलग अलग होना चाहिए ना। एग्जाम का पैटर्न दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या है कि गलती क्या होगी, सिलेबस सेम कैसे हो सकता है भाई, और सेम पेपर कैसे आ सकता है, सेम लेवल कैसे आ सकता है। सीजीएल वाला बच्चा भी पेपर दे सकता है और सीएचएस वाला, दोनों का लेवल सेम है। तो इसलिए पहले ये सिलेबस और एग्जाम के लेवल में डिफरेंशिएट करो कि क्या होगा। सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल का एक लेवल नहीं हो सकता। और बात कर लें दूसरी को भी, देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है बेटा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या अब सेंटर्स पर एक अच्छे कीबोर्ड नहीं मिल सकते? कीबोर्ड में कितनी समस्या आई, माउस की कितनी समस्या आई, कीबोर्ड की समस्या कितनी आई। मतलब बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो घर से कीबोर्ड लेके जाए क्या अपने? क्या चाहते हो, बच्चा माउस लेके जाए पेपर देने के लिए? तुमसे एक माउस, एक कीबोर्ड नहीं दिया जा रहा। और समस्या क्या है, जो आपका प्री प्लस मेंस में गैप है वो फिक्स नहीं है। कभी जनवरी में, कभी फरवरी में, कभी दिसंबर में, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। इन प्रॉब्लम्स को कौन सुनेगा इनको? इन सब प्रॉब्लम्स को सुना जाए और इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाए। प्रॉब्लम बता रहा हूं, साथ साथ में उपचार बता रहा हूं कि क्या क्या रोकथाम के हो सकते हैं। बच्चों के भविष्य को बर्बाद मत करो। मैं समझा रहा हूं एसएससी को क्लियर, कि एसएससी अपना लेवल मेंटेन करे, कट ऑफ को मेंटेन करे। क्योंकि इस बार जिस बच्चे का नंबर 152 आए वो रह गया, अब वो मेहनत करेगा, अगले 163 आएंगे फिर रह जाएगा। क्या बच्चे का काम यही है कि तैयारी करता रहे? टीचर्स आकर बोल देता है कि भाई मैंने ये पढ़ाया, तो बच्चा जिंदगी भर तैयारी करेगा वहां के? इस फर्जीवाड़े से बचिए सबसे पहले। तो अगली बात कर लेते हैं कि हमारी डिमांड क्या क्या है। डिमांड सुन लें आप। डिमांड क्या है कि सबसे पहले जो मार्क्स है पब्लिक करो भाई, जिसके जितने नंबर आए पब्लिक करो। सबसे पहली और प्रमुख डिमांड यह है कि जिसके जितने नंबर आए हैं, हमें जो आप 10 बच्चे दिखा रहे हैं उनको पब्लिक कर दो भाई, कि किसके कितने नंबर आए। तो पहली डिमांड है कि हमारे जो बच्चों के नंबर हैं सभी के नंबर पब्लिक करो। क्यों हमारा बच्चा 152 वाला सेलेक्ट नहीं हुआ और आपका 68 नंबर वाला सेलेक्ट हो जाता है? फिर कहते हैं हैंडीकैप्ड है। अरे हैंडीकैप्ड इस टाइम पर फ्रॉड है। एक लाओ 20,000 रुपए, मैं तुम्हें मांगता हूं सर्टिफिकेट। क्या एसएससी का हिदायत तो नहीं कि उसको चेक करे? फिर एसएससी बोल देते हैं कि जब डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब चेक कर लेंगे। अरे तब तक वो बाहर हो जाएगा, और उसकी वजह से कितने बच्चे बाहर हो गए उसे कौन देखेगा? हैंडीकैप्ड सबसे बड़ा फ्रॉड है इस टाइम पे। मुझे दो आप 20,000 रुपए, मैं बनाता हूं अभी उसका सर्टिफिकेट। और 77 नंबर लाके बच्चा पास हो गया, और इसमें से 152 घर बैठा है अपने। अरे मैं थोड़ी सी और बात कर लूं, 1 मिनट, कि एमटीएस की बात कर लूं। इसका तो हाँ पोल खुल गई है इसकी। तो ये एक सेंटर है, इस सेंटर के पास एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से यहां पर तार गया, यहां पर बायोमेट्रिक कराई बच्चों की, और जब खुला तो पता चला कि एक सीट के 10 लाख रुपए। इधर रेट फिक्स हो गई है कि एक सीट के 10 लाख रुपए एमटीएस में, तो सीजीएल में 30 लाख रुपए। और जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करे? वो अपने घर जाके खेती करो, और नहीं है तो कहीं बेलदारी करो, तैयारी मत करो बस। यानी कि ये फिक्स हो गया कि भाई यदि एमटीएस है 10 लाख रुपए, यदि सीजीएल है तो 30 लाख रुपए। और जिस बच्चे ने सपना देखा है कि मैं अपनी गरीबी दूर करूंगा, ना कुछ पैसों में कोचिंग की फीस दे करके, वो बच्चा क्या करे? वो बच्चा घर जाके अपने खेती करे, बेलदारी करे। वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तो स्कैम चल रहा है। इसको देखा कौन? इसको मैं देखूंगा क्या? कि एसएससी देखेगा इसको? और देखें, और बताऊं मैं आपको यहां पर कि 10 लाख, तो वो जो पोल खुल चुकी है, जो पोल नहीं खुली है वो समझे। सीजीएल में एक बच्चे ने बताया कि एक टीचर जो गवर्नमेंट टीचर भी है, उसने 2 लाख रुपए लिए हैं और किसी की जगह पर वो पेपर देने बैठ गया। एक बच्चा जिसका आधार कार्ड में नाम अलग है और पैन कार्ड में नाम अलग है और दोनों में फोटो अलग है, वो बच्चा पेपर दे रहा है। ये सब रिलीज होगा, चिंता मत ना करें, सब प्रूफ है। बेसिकली वो क्या रहा है कि उस टीचर को शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? वो टीचर होगा ये कर रहा है कि मुझे सरकार से तो 80,000 रुपए मिल ही रहे हैं,
मैं ऐसा करता हूं, अब एग्जाम आ गया, 1.5 महीने एग्जाम चलेगा, तो क्यों ना इस 1.5 महीने में पैसा कमा लिया जाए मोटा। एक बच्चे से 2 लाख लेता हूं, 10 बच्चों से ले लिए तो 20 लाख रुपए हो गए, मेरे तो बेटी की शादी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी, इन बेटों की शादी होगी नहीं होगी? तुम्हारी बेटी की शादी के चक्कर में बेटों की शादी ना हो। ये फ्रॉड कब तक चलेगा आखिर? और डिमांड नंबर 2 क्या है हमारी, कि मेंस जो हो वो हमारी एक शिफ्ट में हो भाई। हम मेंस में फ्रॉड बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप समझे बेटा, सबसे बड़ी चीज क्या है कि यदि मैंने आपसे 25 लाख रुपए लिए हैं, किसी ने आपसे, तो पोस्ट तक के लिए हैं, सिलेक्शन के लिए हैं, तो जो बच्चों का प्री क्वालिफाई हुए ना, इससे अलग मत हटो, इसमें साथ आ जाओ, क्योंकि मेंस में हमारा कुछ नहीं होना है फिर, कि मेंस तक के पैसे ले लिए गए। तो सबसे पहले यह कि मेंस को एक शिफ्ट में कराएं, 1 शिफ्ट में। एग्जाम लेवल को मेंटेन करें भाई, जो एग्जाम है बेटा, एग्जाम का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जाए। यदि एग्जाम का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, और एसएससी बोल देगा कि पेपर इजी आया था। पेपर इजी आया था, पेपर हार्ड आया था, इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कट ऑफ को मेंटेन करो, और कट ऑफ को मेंटेन आपको करना पड़ेगा। समझे इस चीज को। चौथी डिमांड क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, 12-13 बच्चे बेटा, उतना ही वेटिंग लिस्ट में डालो भाई, कि यदि उनको वहां पर सीट मिली है और अब 24 में मिली, 24 सीट हो, 23 को खाली कर दो और वेटिंग लिस्ट निकालो उनकी। तो ये 4 डिमांड हमारी एसएससी पूरा करेगा भाई। और याद रखना बेटा, और एसएससी से बोल रहा हूं कि यदि डिमांड पूरी नहीं हुई तो ये थमेगा नहीं, ये जलजला उठाए आगे तक जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को लिख लेना, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अब चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो पैसे लेकर किसी का प्रमोशन कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि बच्चों के फ्यूचर के साथ कुछ सवाल उठेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखें, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपसे बात कर रहा हूं भाई कि सेटिंग कराने के कितने पैसे ले रहे हैं भाई। तुम्हारी कभी जिंदगी में सेटिंग खुद की नहीं हो पाई और तुम बच्चों से पैसे ले लो सेटिंग कराने के, फिर तुम सेटिंग कर लो अपनी। बता दो किसको देने भाई, हमें 25 देने हैं, 30 देने हैं, हमारे बच्चों से कह देंगे भाई पढ़ो मत, तुम ऐसा करो 25-30 लाख रुपए किसी को दे दो और काम हो जाएगा। बता दो किसको देने, नंबर दे दो हमारे लिए भी, हम भी अपने बच्चों को जुगाड़ बिठा दें भाई, हमें वहां फ्यूचर सिक्योर कर दें। ये चाहते हो ना। अब मैं और बात करूं, थोड़ी सी रुको, मैं बीपीएससी की बात करता हूं बेटा। बिहार वाले जो बच्चे जो बीपीएससी में आंदोलन कर रहे हैं, भले ही हम बिहार में नहीं है, लेकिन बिहार वालों के साथ हैं, हम खान सर के साथ हैं, हम अभनय सर के साथ हैं। अभनय सर का सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया। मैं सब टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जो एक साथ आए। और जो टीचर्स ये कह रहे हैं केवल कि व्यूज के लिए हो रहा है, तो क्या तुम आगे जाकर क्या कर रहे हो फिर? ये व्यूज की बात नहीं है, ये हो रहा है बच्चों के भविष्य के लिए। सभी टीचर्स एक साथ आओ, ईगो पर बात मत लो। लड़ाई है, लड़ाई करते रहेंगे, लड़ाई बतेरी हो जाएंगी। एक टीचर आगे ये कह देते हैं कि साहब यदि आप री एग्जाम कराओगे तो री एग्जाम में पैसा लगेगा, 300 करोड़ रुपए लगेगा, और भारत एक गरीब देश है। किसने कहा भारत एक गरीब देश है? कौन कह रहा है कि भारत एक गरीब देश है? हमारा भारत महान है। यहां पर एक टीचर रेंज रोवर घूमता है, रेंज रोवर में, और आपको तो भारत गरीब देश है। ये भारत आईपीएल कराता है, 3100 करोड़ 3200 करोड़ रुपए टोटल आईपीएल होते हैं, 3000 करोड़ तक आईपीएल पहुंचता है, उसके पास 300 करोड़ रुपए नहीं है। काहे का गरीब देश है हमारा? हमारा देश कोई गरीब नहीं है। हां, मैं भी नहीं चाहता कि री एग्जाम हो, बिल्कुल नहीं चाहता री एग्जाम हो। मैं चाहता हूं कि क्लियरिफिकेशन हो। यदि क्लियरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो उस सेंटर पर री एग्जाम हो। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि मैं री एग्जाम के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं क्लियरिफिकेशन मिले, और जहां पर ये गड़बड़ी पाई गई है वहां पर दोबारा उस सेंटर कराया जाए। क्या कराया नहीं गया था 2017 में? कराया गया था ना उसी सेंटर का, तो ऐसे कराओ। मैं एसएससी से कह देता हूं, या तो हमारी बातें सुनी जाएं, नहीं भगत सिंह की बातें चलाने के, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है।
तो बहनों को यदि सुनाना पड़ा तो धमाका किया जाएगा। धमाका यानी कि आंदोलन किया जाएगा, यानी सड़कों पर उतरा जाएगा, अनशन किया जाएगा, अत्याचार सहा नहीं जाएगा, ना बच्चों के ऊपर ना बच्चों के भविष्य के ऊपर। इस बात को याद रख लें। कोई हो ना हो, मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो यहां पर कृपया करके अपना प्रमोशन ना करें, अपनी बुक्स का, अपने बैच का, कि मेरे बैच से पढ़ के बच्चे निकल गए, यूट्यूब पर ये करा दिया वो करा दिया, इसका प्रमोशन ना करें। केवल आप बच्चों के साथ आएं और उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम करें। और मैं फिर एक बार इन सभी टीचर्स का बहुत धन्यवाद करूंगा, उनसे बच्चों का, जिन्होंने 11 बजे ट्विटर पर आकर के ये हैशटैग ट्रेंडिंग कराया। हम 1 2 3 नंबर पर ट्रेंडिंग किया हमारा हैशटैग। मैं धन्यवाद करूँगा अवने सर का, जिन्होंने इस मुहिम को सबसे पहले उठाया। मैं धन्यवाद करूँगा आदित्य रंजन सर का, या जो भी जितने सर थे जिन्होंने इसको उठाया। ठीक है भाई, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। लेकिन ये चाहूँगा कि सभी टीचर्स एक साथ आएँ, जो टीचर्स साथ नहीं है वो भी टीचर्स एक साथ आएँ। ये कोई टीचर्स की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ जो हो रहा है उसकी लड़ाई है। ठीक है भाई, तो मैं यही बात कहूँगा आपसे। और जो बीपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अगेंस्ट हैं हम, बिहार वाले बच्चों के साथ हैं। तो जो बच्चे बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के समस्या में हैं, आप याद रखें कि उनके साथ हम हैं। भले हम बिहार में नहीं हैं, लेकिन बिहार के बच्चे हैं, उनके साथ हैं हम। यदि हमें जरूरत पड़ी तो हम बिहार भी आएंगे और धरना देंगे, लेकिन आपके साथ हैं हम। तो खान सर के साथ हैं भाई, हम खान सर के हम साथ हैं। हम भी यहां पर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं भाई। ये एक फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है, एकमात्र फ्रॉड है। इस फ्रॉड को अब बीपीएससी में जारी नहीं होने देंगे, और मैं चाहता हूं कि ये खत्म ही हो जाए अब। तो मैं आज इसी के साथ खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है अभी। ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, ये जरूरत पड़ी तो शाम को फिर आऊंगा लाइव और फिर वीडियो बनाऊंगा। जब तक एसएससी हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा, एसएससी को गिरा के रख देंगे। या तो एसएससी हमारी बात मान ले, नहीं एसएससी को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब टीचर्स फायर मोड में, वाइल्ड फायर मोड में आ गए हैं। टीचर्स अब वाइल्ड फायर मोड में हैं, एसएससी को झुकना पड़ेगा। इस बात को याद रखना।